चलो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक, हाँ पीछे बैठ जाओ, लाइट ठीक है ना, कुछ नहीं है। हाँ हाँ ठीक। भारतीय संविधान की विशेषताएं, जिसमें हम लोग 5 से 7 विशेषताएं देख लिए थे, और आगे हम लोग देखते हैं विशेषताओं में ही कौन कौन सी विशेषताएं और हमारे इस भारत के संविधान के दस्तावेज में लिखा गया है। थोड़ा सा चुप रहेंगे बाबू, हैं? थोड़ा चुप रहेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताओं में एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि भारत का संविधान भारतीय लोगों को और भारतीय नागरिकों को और भारत के बाहर रह रहे लोगों को भी क्या देता है? अधिकार देता है। मौलिक अधिकार, पहला जो बिंदु है, आखिर मौलिक अधिकार क्या होते हैं? उल्लेख कहाँ है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार को दर्शाया गया है, और अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद कहाँ तक? 35 तक के पूरे एक एक अनुच्छेद इस 6 मौलिक अधिकारों की बात करता है, और ये कहता है कि भारत के हर नागरिक, चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशों के द्वारा रह रहे भारत के नागरिक, दोनों लोगों को बहुत सारे अधिकार देता है। और ये मौलिक अधिकार क्या है, टॉपिक आएगा ही अभी जस्ट इसके बाद, तो हम लोग समझेंगे मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मूल अधिकार क्या होते हैं। और एक और शब्द आता है, कौन सा? मानव अधिकार, है ना। वो सब में अंतर होता है, मूल अधिकार और मानव अधिकार में अंतर होता है। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं? ये भी हमारे संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है। हर देश का संविधान हमारे प्रत्येक नागरिकों को ये सब सुविधाएं प्रदान नहीं करता। नीति निर्देशक तत्व किसको कहते हैं, बताएंगे क्या? 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट हो रहा है ये क्लास, है ना, हर बार। तो नीति निर्देशक तत्व का एक सिंपल फंडा ये है कि देश के विकास की या किसी भी राज्य के विकास की जिम्मेदारी किसकी है, ये बताइए। हाँ, किसकी है? राज्य की। कैसे जिम्मेदारी बनती है? कि राज्य के लोगों को क्या दे? रोजगार प्रदान करे, राज्य के लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखे, राज्य में प्राप्त संसाधन है उसको अच्छे से विदोहन करे, राज्य की जिम्मेदारी बनती है। तो संविधान कहता है कि किसी भी क्षेत्र में, राज्य का मतलब मैं कहने थोड़ा सा बताया था, राज्य का मतलब होता है केंद्र के मामले में केंद्र सरकार, राज्य के मामले में, जिला के मामले में जिला, है ना, जिला प्रमुख, और गांव के मामले में ग्राम पंचायत से सरपंच सचिव। तो ये सब अपने अपने राज्य के भीतर विकास को देने के लिए, वो कौन कौन से विकास हो सकते हैं? सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने की बात होगी, या जन कल्याणकारी या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात होगी। सब में उस राज्य का योगदान होना चाहिए, और अगर वो राज्य देश के विकास में, राज्य के विकास में काम नहीं करता, तो हम ये नहीं बोल सकते कि उसको काम करना ही चाहिए। ये क्या है, इसकी समझेंगे। न्यायालय न्यायोचित नहीं है, ये वो न्यायोचित है। मतलब अगर कोई राज्य विज्ञापन नहीं निकालता, रोजगार नहीं देता, तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते कि विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। लेकिन मूल अधिकार में अगर आपको नौकरी चाहिए और आप नौकरी के लिए अप्लाई करते हो और आपको वहां से भगा दिया जाता है, लेकिन आपको नौकरी लगने का अधिकार था, तो मूल अधिकार है, आप कोर्ट जा सकते हो, है ना। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर है। वैसे ही संविधान किसकी बात करता है? मूल कर्तव्य की। किसकी बात करता है? मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य की बात करता है। मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? कि हमारे यहाँ पर नागरिकों का मौलिक कर्तव्य का प्रावधान पहले नहीं था,
है ना, बाद में इसको लाया गया है। ये तो काम ही नहीं कर रहा है आपका मोबाइल, बाद में लाया गया है। जैसे समझिए इनको एक समिति बनाई गई थी, कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, स्वर्ण सिंह समिति। कब? 1976 में इसको, इनकी समिति की सिफारिश पर कहा गया कि देश लोगों को बहुत सारे सुविधाएं प्रदान करता है, मौलिक अधिकार प्रदान करता है, तो जनता का भी देश के प्रति, समाज के प्रति क्या होना चाहिए? उनका कर्तव्य होना चाहिए कि उनके लिए भी वो क्या करे? काम करे, उनके लिए वो क्या काम करे। स्वर्ण सिंह समिति पूछा जाता है किससे संबंधित है? स्वर्ण सिंह समिति लोगों के मूल कर्तव्यों से संबंधित है, और इसको बाद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और ये कहा गया था कि हर जनता को देश के, जैसे राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, है ना, पुराने विरासत की रक्षा करनी चाहिए। ये सब चीजें क्या किया गया था? लाया गया था, और ये बताया गया था कि ये सब हमारे कर्तव्य हैं। सबसे पहले 10 कर्तव्य हमारे यहाँ पे उपलब्ध थे। 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसको 86वें संविधान संशोधन में 2002 में ऐड किया गया था। आप लोगों को पता है कौन सा? शिक्षा के संदर्भ में, और ये कहा गया था शिक्षा के संदर्भ में कि माता पिता का ये कर्तव्य है कि बच्चों को सीधा सीधा स्कूल भेजे। अगर स्कूल नहीं भेजते हैं, और वो भी कौन से बच्चे को? जो आरटीई के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये बहुत आगे पीछे हो रहा है, आगे बढ़े। मूल कर्तव्य समझ में आ जाएगा। सबका उल्लेख अभी डिटेल में है ना। अगला है भारतीय धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता से क्या समझते हैं? चल भैया, भारत के धर्मनिरपेक्षता के बारे में ये भी आपको प्रश्न बन सकता है। और ये हमारे यहाँ सामाजिक जो मुद्दा होता है ना, इसमें जो वर्ग 2 का जो सामाजिक विज्ञान का है ना, उसमें धर्मनिरपेक्षता को एक सामान्य मुद्दे की तरह भी प्रश्न बनाकर पूछा जाता है। धर्मनिरपेक्षता किसे कहेंगे? कौन धर्मनिरपेक्ष कहलाता है? सही है। यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है जिस प्रकार से पूरे विश्व में अलग अलग बहुत सारे देश हैं, और हर देश का ही एक धर्म है ना, देश का ही एक क्या है? धर्म है। तो जैसे अमेरिका हो गया, तो अमेरिका में एक स्पेशली धर्म क्या है ये पूछने की जरूरत नहीं है ना, धर्म का कालम ही नहीं रहेगा। एक ही धर्म है तो लिखने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। ठीक, जो चीजें 2-3 होती है उसको बताना पड़ता है कि आप किस में आते हैं। वहां पर कोई धर्म अलग से दूसरा धर्म वाला बात नहीं है, वहां पे एक धर्म है, क्रिश्चियन धर्म को मानना है। खाड़ी देशों में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, अरबी देशों में, वहां के लोगों का एक मूल है, एक ही धर्म है। वो कौन सा धर्म है? मुस्लिम धर्म, इस्लामिक धर्म, इसलिए इस्लामिक कंट्री बोला जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत का कोई धर्म अलग से नहीं होगा, है ना। यहाँ पर मैंने बताया भारत को किस नाम से समझते हैं हम लोग? राज्य बोला जाएगा, राज्य के मन में राज्य, देश के मन में देश। तो हमारे यहाँ भारत का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, लेकिन लोगों को ये छूट दी गई है कि आप कोई भी धर्म को, किसी भी धर्म को क्या कर सकते हो? मान सकते हो। यहाँ पे अब दूसरा बात आता है, मैं आपको इसको पढ़े के पहले बता रहा हूँ ना, कि कोई भी प्रकार के ऑफिशियल रिलीजन हमारे यहाँ पर नहीं है। ये कहता है कोई भी लोग, देश का जो संविधान कहता है भारत के सभी लोग कोई भी धर्म को मानो। हम लोग क्या रहेंगे? किसी भी धर्म के बढ़ावा देने के लिए हम लोग इसको मानो ये नहीं बोलेंगे सरकार। ठीक, सरकार कभी ये नहीं बोलेगी कि आप इस धर्म को मानने के लिए बाध्य करो, क्योंकि सापेक्ष और निरपेक्ष समझते हैं।
निरपेक्ष का मतलब होता है बिना किसी अवरोध के, है ना। तो सापेक्ष का मतलब होता है कोई चल रहा है उसके साथ साथ चलना, ये सापेक्ष कहलाता है। ठीक, यहां पर इनके साथ कोई नहीं चलेगा, ये क्या है, निरपेक्ष। तो ऐसा नहीं है कि भारत के जो आधिकारिक जो संविधान है ये बोलता है कि आपको किसी भी धर्म को नहीं मानना है ना। आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, क्योंकि बहुत विशाल देश है और हम सभी धर्मों का क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। लेकिन एक चीज और कहा है कि हम किसी भी धर्म को क्या नहीं करेंगे, एक विशेष धर्म को मान करके हम बढ़ावा नहीं देंगे, है ना। और हमारा खुद का देश का कोई धर्म नहीं होगा। ये क्या कहलाता है, धर्मनिरपेक्षता। वैसे ही धर्मनिरपेक्षता तो कहलाता है, लेकिन राज्य हर किसी को किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार की गारंटी देता है। आप मानो कोई भी धर्म को मानो, जिसमें से एक विरोधी या नास्तिक होने का अधिकार भी शामिल है। अगर आपको कोई भी धर्म को नहीं मानना है तब भी कोई परेशानी नहीं है। कई लोग हैं जो अपना धर्म नहीं बताते हैं, है ना। दर्शन में इस धर्म को लेकर के बहुत सारे व्याख्याएं हैं। दर्शन शास्त्र जानते हैं विषय, उसमें धर्म को लेकर बहुत सारे विशेषताएं हैं। धर्म क्या है, तो संविधान कहता है, या एक आज के समय में आधुनिक संदर्भ में कहते हैं, धर्म एक संस्था है। समाजशास्त्र की भाषा में धर्म क्या है, एक संस्था है, जहां पर लोग अपने अपने हिसाब से इस संस्था से जुड़ते हैं, और जुड़ते हैं तो इस संस्था के लोग अपने हिसाब से यहाँ पे नियमों की एक व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था, नियम। धर्म क्या है, एक संस्था है, और संस्था का क्या है, नियम। नियम के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, आचरण करना पड़ेगा, इनके नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब आप संस्था के सदस्य हो। धर्म एक संस्था है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आज के संदर्भ में, समाज शास्त्र के संदर्भ में। लेकिन अगर दर्शन शास्त्र के संदर्भ में कहता है कि धर्म एक संस्था नहीं है, एक शब्द आता है धार्यति इति धर्मम, जिसको धारण किया जाए वही धर्म है। और जिस प्रकार से आप जिस पद को धारण करते हैं उस पद के हिसाब से कार्य करते हैं, वो आपका धर्म कहलाता है। जैसे आप एक पिता बनते हो तो पिता की भूमिका निभाते हो, तो पिता धर्म निभा रहे हो, ये बोला जाता है ना, सुने हैं। तो सेवा ही धर्म है, ये भी बोला जाता है। अगर आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा करना ही हमारा धर्म है भाई, हम कोई जात धर्म को नहीं जानते, सेवा भाव हमारा धर्म है। तो दर्शन शास्त्र की भाषा में यही कहता है, धार्यति इति धर्मम, मतलब जो धारण किया जाए वही धर्म है। लेकिन हम आधुनिक परिवेश में देखें तो धर्म को किस रूप में देखा जाता है, एक संस्थान। जैसे हिंदू एक क्या है, संगठन संस्थान है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन सभी एक संस्थान है। यहाँ जुड़ोगे, यहाँ के नियम कानून को आचरण में पालन करोगे, उसके अनुष्ठान करोगे, तब वो क्या है, उसके आस्था के हिसाब से चलोगे, वही आपके लिए धर्म है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति किसी संस्था से जुड़ सकता है, उसके बाद किसी संस्था में को छोड़कर दूसरे संस्था में भी जा सकता है, होता है ना। आप अगर किसी जगह क्लास कर रहे, जैसे एक संस्थान है, यहाँ पढ़ रहे हो, आपको अध्ययन नहीं जमा, अच्छा नहीं लगा, इसको छोड़कर आप कहाँ चले गए, दूसरे में। तो यहाँ के नियमों को, यहाँ के जो आचरण है उनको आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, है ना। दूसरी जगह का नियम हम पालन करोगे। वैसा ही आज के समय में किया जाता है। अब देखिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो संस्थान है, संस्थान माना गया है संविधान के द्वारा भी, इसी कारण से हर संस्था को चलाने के लिए सरकार क्या देता है, फंडिंग करते हैं, कभी कभी कुछ देते हैं ताकि किसी भी संस्थान का पोषण किया जा सके। ठीक है। दूसरा चीज, जो किसी भी धर्म से जुड़े हैं तो भारत सरकार धर्म के नाम में किसी को टैक्स नहीं ले सकता। हिंदू हो तो हिंदू को टैक्स कटाओ। पहले के समय में जब मुस्लिम शासक थे, है ना, तो मुस्लिम शासक जो होते थे उन लोग हिंदुओं से टैक्स वसूलते थे धर्म के नाम में भी। आप हिंदू धर्म का पालन करते हो तो इतना टैक्स देना पड़ेगा, मानो लेकिन अपना धर्म, ऐसा। वो चीजें सब चीज खत्म कर दी गई। यही है धर्मनिरपेक्षता की, कोई देश का कोई धर्म नहीं है, सीधी बात। संविधान की जो अगली विशेषता है वो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अर्थात हमारे यहाँ पर
सरकार बनाने, सरकार चुनने में जो लोग वोट देते हैं, तो हर व्यक्ति को अपने हिसाब से मत का प्रयोग करने का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति को किसी के दबाव में आकर के किसी व्यक्ति, संस्थान या गलत व्यक्ति को चुनने का कोई ये नहीं है। आप अपने हिसाब से क्या दे सकते हो, वोट दे सकते हो। और पहले इसमें प्रश्न आता था कि मत देने की आयु कितनी है। 1988 से पहले 21 साल जब व्यक्ति हो जाता था तभी वो मतदान कर पाता था, है ना, 21 ईयर। 1988 में इस पे बदलाव किया गया और उसकी आयु को घटा करके कितनी कर दी गई, 18 साल। और आज भी 18 वर्ष है। उसी को हम लोग बोलते हैं 18 वर्ष का होना, अर्थात वयस्क होना, है ना, वयस्क होना। अब आप अगर 18 साल के हो गए हो, इसका मतलब है कि आप क्या बना सकते हो, सरकार बना सकते हो, है ना। लेकिन 18 साल की उम्र वाले आज के समय में भी कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके पास इतना पावर है। मान के चलो 18 साल के लोग ही किसी 1 साल 5 साल बाद चुनाव होता है और 20 साल के व्यक्ति लोग कोई वोट नहीं डालते, मान लो, है ना। सभी लोग 18 साल के लोग ही अपने मतदान का प्रयोग किए, तभी तो सरकार बनेगी। सोचा जाए तो बनेगी ना। तो 18 साल की उम्र में आज के समय में बच्चे क्या कर रहे हैं और 18 साल की उम्र में कितनी बड़ी जिम्मेदारी संविधान ने दी है, अगर ये सोचा जाए तो। खैर वो सब जो होता है ना, डिबेट का सब है चीजें। आपको इतना ही कम से कम जानना है कि ये 18 साल की आयु है। ये कब आया है, संविधान में संशोधन किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन था, 61 था क्या, 61वां संविधान संशोधन, 61, 1989। ये 88-89 को समझिए क्या है। जब कोई भी नियम अधिनियम आता है, वो जो बिल आया रहता है उसके हिसाब से वो न चलता रहता है ना। जिस दिन लागू होता है उस दिन का तारीख, और जो ये बनता है बिल आया रहता है उसका तारीख, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। जिस दिन से बिल आता है उसी नाम से चलता रहता है वो। कुछ बिल तो 1 साल 2 साल 3 साल तक पास नहीं होते, है ना, तब भी वो क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। एकल नागरिकता, इसमें मैं आप लोगों को बता दिया था कि एक देश है तो एक नागरिकता होगी। अमेरिका में दो नागरिकता होती है, ये भी बताया था क्या। तो प्रत्येक भारतीय किसका नागरिक है, वो इंडियन है तो इंडिया का नागरिक है, और उसका निवास स्थान, जन्म स्थान कुछ भी कहीं भी हो, है ना। तो कोई भी व्यक्ति किसी देश का नागरिक बनना चाहे भारत में, तो उसके नागरिकता के लिए एक टॉपिक ही है ना, नागरिकता का टॉपिक है। कौन सा अनुच्छेद है वो, 5 से 11, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक का इसका उल्लेख है नागरिकता के बारे में। हाँ, भाग 2 5 से 11 में इसका उल्लेख है कि आप किसी भारत देश के नागरिक कौन बन सकता है, कब बन सकता है, क्या मापदंड है और कब आप बन सकते हो। देखो हम लोग क्या बनाते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवाते हैं। कहाँ बनाते हैं, तहसील में। तहसील में आवेदन देते हैं, तो चॉइस सेंटर है, सीएससी सेंटर। अगर हम लोग सोचें और आप लोग अपने निवास प्रमाण पत्र को देखना, उस पे कंडीशंस लिखे हुए हैं, 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं। उसमें से कोई भी एक बिंदु आप हैं उसके अंदर, तो आपका उस राज्य की सरकार आपको उस राज्य के लिए निवासी मान लेता है ना। और यहीं से आप भारत के नागरिक बन जाते हो। तो पहला तो भारत का नागरिक हो तो अनिवार्य है, वो अलग निवासी है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे शरणार्थी आते हैं, भारत के अलग अलग कोने में आते हैं। जो शरणार्थी होते हैं, शरणार्थी समझते हैं, शरण लेने वाले, तो शरण कौन लेते हैं, दूसरे। शरणार्थी को शरण भी देना पड़ता है, ऐसा नहीं है ना। वो शरणार्थी का कॉन्सेप्ट समझिए, दूसरे देश से आकर रहने लग गए तो हमारा शरणार्थी नहीं है भैया। अब पाकिस्तान के 150 आतंकवादी आके घुस जाएंगे तो शरणार्थी है क्या, नहीं है भाई।
हाँ, परमिशन मिलता है और वो परिस्थितियां आ गई हैं उस देश की कि उस देश में उस समय तात्कालिक समय में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और क्या हो गया है, हम अगर नहीं जाएंगे कहीं भी तो हम लोग मर सकते हैं भूख में प्यास में। तो हमारा जो देश है या विश्व के सभी देश हैं उनके अंदर एक संधि हुई है कि अगर आसपास के पड़ोसी देश अगर किसी भी तकलीफ में हैं और आपके देश में कुछ समय के लिए रहना चाहते हैं, शरण मांगना चाहते हैं, खाने को दे दो, रहने को छत दे दो, कम से कम तंबू तो दे दो, ऐसा चाहते हैं तो उनको शरण दिया जाएगा। इसलिए तो कहा जाता है ना शरणार्थी, उनको शरण दिया गया है, रेफ्यूजीज बोला जाता है इंग्लिश में। अब इनको शरण मिल गया, जैसे भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है, और ये इधर नेपाल है, भूटान है, इधर कौन सा बांग्लादेश, इधर म्यांमार है ना, ये इधर पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के लोगों को शरण देंगे आप लोग? नहीं देंगे। यहाँ नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग भारत में बहुत शरण मांगते हैं, चीन वाले भगा देते हैं, है ना। तो इन लोग भारत के राज्यों में अनुमति लेकर शरण लेते हैं। इन लोग आ तो गए, जैसे यहाँ से तिब्बत के लोग बहुत समय आए थे, चीन और भारत चीन युद्ध हुआ, है ना, और उस समय पे बहुत सारे ऐसे तिब्बती थे जो दोनों तरफ से पिसा रहे थे, तो तिब्बती लोग हमारे यहाँ पे आए, है ना। और आने के बाद यहाँ तो बसे ही, बांग्लादेश में बहुत लोग बसे, उसके बाद नीचे आते गए, छत्तीसगढ़ में बहुत जगह बसे, उसके बाद अलग अलग राज्यों में बसते गए, तो कुछ दिन तक थे उन लोग, लेकिन धीरे धीरे यहीं पे रहना शुरू कर दिए, यहीं पे रहना शुरू कर दिए। तो कुछ सालों तक रहने के बाद अब बोलते आप कहाँ जाओ, हमको यहीं की नागरिकता दे दो, अब हम वहां पे नहीं जाना चाहते। तो उसके नियम धियम है कि आप अगर किसी भी देश में, खासकर भारत में 7 साल और 5 साल दोनों के अलग अलग कंडीशन है रहते हो, तो आप भारत की नागरिकता के लिए एक आवेदन करो, आवेदन में सिद्ध हो जाएगा कि हाँ ये अब दूसरे जगह जाएगा तो ठीक नहीं, इनको भारत का क्या दे दो, नागरिकता दे दो। जब भारत का वो नागरिकता उसको मिल जाता है तो भारत के होने वाले चुनावों में वो भाग ले सकता है, भारत में होने वाले अन्य चीजों में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, नौकरी पा सकता है, रोजगार पा सकता है, सब सुविधा उसको मिल सकती है। तो अभी बीच में इधर म्यांमार से बहुत और बांग्लादेश से बहुत शरणार्थी भारत में घुस गए थे, रोहिंग्या मुसलमान के नाम से सुने थे 2-3 साल पहले। तो बांग्लादेश के हिस्से से, तो यहाँ पे ममता बनर्जी थी, उनको शरण दिए थे, तो केंद्र सरकार ने सभी को क्या किया था, भगाया था, इनको भगाओ, ये आतंकवादी हैं और इन लोग जैसे ही इनको नागरिकता मिल जाएगी आतंक फैलाएंगे और इन लोग बहुत सारा चीजें पाकिस्तान से इनका लेना देना है। तो रोहिंग्या मुसलमान को लेकर के इन लोग क्या किए थे, शरण दे दिया गया है, 1-2-4 महीने आप लोग जा सकते हो ऐसे म्यांमार में, है ना। कुछ जगह परिस्थितियां हो जाती है तो शरण दिया जाता है। तो भारत में कौन सी नागरिकता होगी, एकल नागरिकता। अगला जो है स्वतंत्र निकाय। स्वतंत्र निकाय का कहने का मतलब है हमारे यहाँ पर केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारें हैं। मैंने कल बताया था कि हमारे यहाँ पर विधायक विधायिका में जो विधान बनाते हैं वो अलग माना जाता है, इनके अधिकार, इनके शक्ति अलग हैं। फिर कार्यपालिका जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं वो अलग कार्य करने, स्वतंत्र निकाय है। विधायिका एक होती है कार्यपालिका और एक होती है न्यायपालिका। ये दोनों संसद के हिस्से हैं लेकिन इनकी कार्य शक्तियां बिल्कुल अलग है। न्यायपालिका एक अलग यूनिट है, इनकी भी शक्ति बिल्कुल पृथक है, और तीनों क्या है, अपने में स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करते हैं। एक दूसरे को हस्तक्षेप किए बिना समन्वय के साथ काम किया जाता है, तो ही हमारा संविधान और जो हमारे यहाँ पे जो होने वाले हैं क्रियाकलाप वो अच्छे से सुगम रूप से चल रहे हैं। उसके साथ साथ एक और व्यवस्था की गई है, आपातकालीन या आपात स्थिति का प्रावधान। आपात स्थिति भी बहुत अच्छा टॉपिक है, ये जितने भी है ना टॉपिक का ही नाम है जो थोड़ा थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं। आपातकाल का मतलब होता है कि भारत में
हमारे देश में कभी कभी क्या हो जाती है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं, है ना, देश में संकट आ गया, जैसे दूसरे देश में आ गया है तो क्या बोल रहे हैं, शरण लेके भाग रहे हैं। तो इतना बड़ा विशाल देश है कि हमारे यहाँ पर वो स्थिति ना आए। अभी हाल ही में बांग्लादेश में ही, है ना, तख्ता पलट हुआ था, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था, और वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इतना बड़ा तख्ता पलट हुआ है, इतना बड़ा बवाल हुआ कि वहां चीजों को संभालने के लिए कोई नहीं आ पाया। तो उस वहां पे कौन सा शासन लग गया, मार्शल लॉ, सैन्य शासन लगाना पड़ा था, और वहां सेना का शासन चला, और वहां जितने भी वहां सरकार थी उनके पूरे मंत्रिमंडल वहां से इधर उधर भाग गए, यहाँ तक कि वहां के प्रधानमंत्री भी भाग करके वहां से गायब हो गई थी। तो उनको शरण कौन दिया था, प्रधानमंत्री को भारत सरकार ने को प्रस्ताव रखा गया था, तो उनको भारत बुलाया गया था, ऐसा न्यूज में चला था। तो आपातकाल क्या है, जब संविधान बनाया जा रहा था तो उन्होंने ये देखा कि इतना विशाल देश है, और इतना विशाल देश में कभी कभी कई बार ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि हम लोग क्या हो सकते हैं, देश बहुत गंभीर समस्या में पड़ भी सकता है। अब ऐसी स्थिति में देश को बचाए रखने के लिए और शासन को बेहतर ढंग से चलाए रखने के लिए एक उन्होंने व्यवस्था दी जिसका नाम था इमरजेंसी, आपातकालीन व्यवस्था। अब आपातकाल कब लगेगा, कैसे लगेगा, इसके लिए बहुत सारे नियम बनाए गए थे। तो इसमें 3 प्रकार के नियमों को शामिल किया जाता है किसी भी क्षेत्र में आपातकाल को लगाने के लिए। पहला कहा गया था, अगर देश के भीतर युद्ध हो जाए, देश के भीतर युद्ध हो जाए, या बाहर से भी युद्ध हो जाए, या बाहरी आक्रमण कर दे कोई, अलग अलग देशों के लोग भारत में आक्रमण कर देते हैं, या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए, मतलब भारत के ही लोग एक दूसरे को खून खराबा तलवार चाकू लेकर या अन्य हथियारों को लेकर, है ना, शस्त्र लेकर के विद्रोह करने लग जाए, तो भारत सरकार क्या करेगी, यहाँ पर अनुच्छेद 352 एक अनुच्छेद है, इसका उपयोग करके राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में देश में इमरजेंसी लागू कर देगी। इससे बेनिफिट हो क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि कोई व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, कोई व्यक्ति ये कुछ नहीं कर सकता, बहुत सारे अधिकार लोगों को मिले रहते हैं वो खत्म हो जाएंगे। साथ ही साथ जो सरकार चल रही है वो सरकार भी सीमित हो जाएगी, और वो पूरा राष्ट्रपति के हिसाब से काम करेगी। जितने भी राज्य सरकारें भी हैं वो राज्य सरकारों का भी अधिकार उस समय केंद्र के ऊपर हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये आएगा कि कभी कभी कुछ राज्यों में जो सरकार चलाने वाले संस्थान हैं, जो अर्थात पार्टियां हैं या दल हैं, वो अपनी सरकार चलाने में सक्षम नहीं हो पाते, है ना, और संवैधानिक तंत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, विफल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए क्या किया जाता है, उस देश में उस राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या लगा देता है, राष्ट्रपति शासन। राज्यों के देखो उसको राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, इसको राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, या फिर राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगाए जाने वाले आपातकाल। तो बागडोर केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है, सरकार किसी की भी हो, उस राज्य में छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उस राज्य में उस राज्य के जो नेता हैं जो राज्य शासन चला रहे थे उनका पूरा मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। कॉन्सेप्ट मालूम है सबको? और ये कब तक होगा, उसका भी समय सीमा है, 6 महीना, 1 साल, 6 महीना, 1 साल, ऐसे करते करते धीरे धीरे, लेकिन 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी होता है, और इलेक्शन होता है तो केंद्र की पार्टियां हमेशा जीतती हैं। वित्तीय आपातकाल जीतती, उसमें लिखा नहीं है ना जीतती है, लेकिन ये अभी राजनीतिक हो चुका है, राष्ट्रपति शासन लगाने वाला। वित्तीय आपातकाल का मतलब होता है हमारे देश में अगर ये स्थिति आ जाती है कि पैसा ही नहीं है लोगों के पास, सरकार के पास देश चलाने के लिए, कि सर किधर से भी हम लोग कर्जा कर रहे हैं, देश कर्जा कर रहा है, लेकिन अच्छे से हमारी सरकार नहीं चल पाती है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, केंद्र सरकार आपातकाल लगाती है, और ऐसी स्थिति में
आपातकाल जब लगता है तो पूरा का पूरा शक्ति फिर केंद्र में चला जाता है। राज्य सरकारें अपने हिसाब से खर्चा नहीं कर पाएंगी, है ना, जिला प्रशासन अपने हिसाब से खर्चा नहीं कर पाएगा, और पूरा खर्चा कौन देखेगा, फिर केंद्र सरकार। उनको लगता है कि इस मद में पैसा जाना चाहिए तो जाएगा, नहीं लगता है तो नहीं जाएगा। तो ये स्थिति हमारे यहाँ पर अभी आर्थिक संकट आपातकाल लगाने के लायक नहीं आई है। फिर एक और व्यवस्था है हमारे यहाँ पर संविधान में, जो अभी अभी हाल ही में जोड़ा गया है। हाल ही का मतलब है बहुत समय हो चुका है। त्रिस्तरीय सरकार। हमारे यहाँ मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, हमने कल बात की थी अनुसूचियों के बारे में। 8 अनुसूची थी, उसमें से 9 और 10 अनुसूची जोड़ने के बाद 11वीं अनुसूची आई, और 11वीं अनुसूची को लाया गया 73वें संविधान संशोधन करके 1992 में। उसी के साथ साथ 74वें संविधान संशोधन लाया गया था, वो भी 1992, दोनों एक साथ लाए गए थे। और ये माना गया था कि केंद्र सरकार होता है अर्थात भारत सरकार, राज्य में राज्य की सरकार होती है, तो वैसे ही पंचायत स्तर पे स्थानीय सरकार की सिफारिश की जाएगी। अर्थात पंचायत में हर गांव में एक क्या होगा, गांव को चलाने के लिए पंचायत होगी, और पंचायत का मुखिया सरपंच होगा, जो राजनीतिक प्रमुख होगा, और प्रशासनिक प्रमुख के रूप में एक सचिव की नियुक्ति की जाएगी, जो पूरे गांव के विकास के लिए जितना फंड आएगा उसको वो खर्चा करते जाएगा। पहले के समय में ये व्यवस्था नहीं थी, तो राज्यों की जिम्मेदारी थी, राज्य उसको करते थे। तो ये इसी को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। गांव क्षेत्र में ग्राम पंचायतें कहलाएंगी, अर्थात कौन सा, पंचायती राज व्यवस्था, और शहरों में नगरीय निकाय व्यवस्था। 2 शब्द इसमें लाया गया था। पंचायती राज व्यवस्था में 3 त्रिस्तरीय होंगे, है ना, उसमें भी आज के समय में त्रिस्तरीय होंगे। जैसे सबसे छोटे स्तर पे गांव है तो ग्राम पंचायत, बहुत सारे गांव मिलकर के क्या बनेंगे, जनपद पंचायत, और उसके बाद जनपद जनपद मिलकर के जिला पंचायत। 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, इसको पूरा मिलाकर के पंचायती राज व्यवस्था बोला जाता है। कौन से संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, 73वां। वैसे ही नगरीय निकाय शहरों में भी 3 स्तर में होंगे। छोटे शहर को कहा जाएगा नगर पंचायत, उससे बड़ा नगर पालिका कहलाएगा, और इससे बड़ा कहलाएगा नगर निगम। नगर पालिका, नगर निगम और नगर पंचायत, ये कौन से संशोधन में जोड़ा गया था, 74। इसको अनुसूची 11वीं में रखा गया, और इसको अनुसूची 12वीं में रखेगा। अब तक 12 अनुसूचियां हैं। समय था 1992, और 24 अप्रैल, इसमें लिखा होगा कि नहीं पता नहीं, 24 अप्रैल 1993 को ये जो नियम कानून है पूरी तरीके से लागू कर दिया गया। इसी कारण से 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। वैसे ही उसी में एक और चीज जोड़ी गई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहकारी समिति, सोसाइटीज, है ना। अभी जो सोसाइटीज की बात हम लोग कर रहे थे, अभी मंडी वाला भर्ती हुआ था, है ना, तो हम लोग ने सहकारी समितियों यार उससे रिलेटेड इतने सारे टॉपिक पढ़े थे। आप लोग बैठे थे क्या, है? मंडी वाला एक एग्जाम हुआ था ना, उसमें क्लास जब चल रही थी तो पूरा ये हम लोग 97 संविधान संशोधन के बारे में और उसके प्रावधानों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा था। उस समय लाइव क्लासेस नहीं होती थी। तो ये क्या है, सहकारी समिति लोगों के द्वारा मिलकर ही बनाया जाने वाला एक सहकारी समिति है। इनको बढ़ावा देने के लिए हमने संविधान संशोधन किया, और वो संविधान संशोधन है 97, 2011 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला है। साथ ही साथ ये कहाँ पे है, अनुच्छेद 243 में
पंचायती राज शुरू होता है जो आगे बढ़ बढ़ करके ABCD से लेकर के ये जाता जाता है ZT तक जाता है। शुरुआत के जो 243A है वो किसको दर्शाता है? ग्राम पंचायतों को, है ना, जनपद पंचायत, जिला पंचायत। ये आगे बढ़ते जाता है तो फिर उसके बाद नगर पंचायत, नगर निगम के नियम इसी में है 243 में ही। उसके बाद जैसे वो खत्म होते हैं तो 243 ZH से सहकारी समिति का उल्लेख है। लगातार 243 तीनों चीजों को शामिल करता है। ठीक है, अभी आज ही के पेपर में दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं, है ना। जब पंचायत चुनाव होने वाले हैं तो पंचायत चुनावों में कौन कौन से चुनाव होंगे? अभी सरपंच चुनाव होगा, बिल्कुल समझ लीजिए। ये सब चीजें आपको अलग से क्लास में नहीं मिल पाएगी। उसके बाद कौन सा चुनाव होगा? जनपद। उसके बाद कौन सा चुनाव होगा? जिला। ये सरपंच मतलब ग्राम पंचायत का चुनाव, जनपद मतलब जनपद पंचायत, जिला मतलब जिला पंचायत। अब देखिए, सरपंच जब चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, तो सरपंच को भी चुना जाता है, पंच को भी चुना जाता है और उप सरपंच को भी चुना जाता है। प्रश्न बहुत सारे बनते हैं इसमें, कौन कौन से प्रत्यक्ष होते हैं, कौन कौन से अप्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को जिताने के लिए हम लोग वोटिंग देने जाते हैं। हम लोग कहने का मतलब जनता वोट करने जाएगी, वो इलेक्शन कहलाएगा प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें जनता लाइन लग के चुनाव में वोट देगी, प्रत्यक्ष चुनाव। तो ग्राम पंचायत के चुनाव में आप सरपंच को, किसको? सरपंच प्लस पंच, इन दोनों को आप लोग डायरेक्ट चुनते हो, सीधा वोट देने जाते हो। क्योंकि हम लोग के इलाके में पंच का चुनाव में कोई व्यक्ति निर्विरोध खड़ा हो जाता है तो ज्यादा पता नहीं चल पाता, है ना। लेकिन जो शहर के आसपास के जो क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत है वो जागरूक है, तो लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं पंचायतों से, तो पंच बनने के लिए ही मारामारी हो जाता है। ठीक है, तो सरपंच और पंच में भी लोग खड़े होते हैं, जनता वोट देती है। फिर इन लोगों के जीतने के बाद जब ग्राम पंचायत की बैठक होती है तो पंच लोग ही मिल करके अपने ही बीच के पंचों में से एक को उप सरपंच अपने हिसाब से वोटिंग करके बनाते हैं। इनको कौन बनाना चाहता है तो हाथ उठाएंगे, ये बन जाएगा। ऐसा होता है, एकदम सामान्य। ये अप्रत्यक्ष है, जनता इनको नहीं चुनती। जनपद में होता है दो चीजें, जनपद का जो चुनाव होता है और जो जनपद ऑफिस होता है ना, वहां एक होता है अध्यक्ष और बाकी होते हैं सदस्य। ये लोग सदस्य हैं, ऑफिस जाओगे तो, और एक अध्यक्ष का केबिन होता है। चुनाव कैसे होता है? जनपद के अध्यक्ष का चुनाव वोटिंग में नहीं होता, है ना। इलाका है एक, मान के चलो जनपद का क्षेत्र है, तो ये यहाँ पे 8-10 गांव का एक जनपद होगा। जनपद के लोग क्या करेंगे? सदस्य चुनेंगे। यहाँ से एक सदस्य आएगा, यहाँ से एक सदस्य, यहाँ से मान लो 7 सदस्य हैं, तो ये जनपद पंचायत कोई है, कोई एक विकास खंड है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 सदस्य आएंगे। कितने सदस्य? 7 सदस्य आते हैं। मैक्सिमम यहाँ 10 होते हैं, है ना, 7 नहीं होते, 10 से शुरुआत होता है, इसको भी जानेंगे। 10 से 20 होते हैं मैक्सिमम। ठीक, तो अगर 10 हैं और एक एक गांव में वो घूमते हैं, 10 से 12 गांव का वो क्या होता है? सदस्य होता है। अगर यहाँ 10 ही सदस्य हैं और एक एक सदस्य का एरिया 10-10 गांव है, तो इस पूरे जनपद में कितने गांव होंगे? 100 गांव हैं। और सदस्य लोग कितने बन रहे हैं? 10। ये जब 10 सदस्य का चुनाव होगा और जनता इनको वोट देगी, जब ये इलेक्शन जीत कर आते हैं तो ऑफिस में क्या करेंगे? पहली बैठक करेंगे। पहली बैठक में यही सदस्य लोग अपने बीच से क्या चुनेंगे? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष, अगर इसमें पार्टी वाले सिस्टम अपने हिसाब से जो पक्ष में बहुमत मिलेगा वो क्या बन जाएगा? अध्यक्ष। जिला पंचायत भी वैसा ही है। पूरे एक जिला में
जिला पंचायत का सदस्य होंगे, सदस्य लोग चुनकर आएंगे और पहला बैठक होगा तो सदस्य लोग अपने ही बीच से एक अध्यक्ष को बनाते हैं। सरपंच ही चुनाव एक ऐसा चुनाव है जो मुखिया है उसका डायरेक्ट चुनाव होता है। जनपद की मुखिया अर्थात जनपद अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। जिला पंचायत के जिला पंचायत अध्यक्ष का डायरेक्ट चुनाव नहीं होता। नगरीय निकाय में भी हाँ, इसमें वोट देने की प्रक्रिया है। आज के समय तक, अभी तक की वोट देने की प्रक्रिया में पुराने वोटिंग के नियमों को पालन किया जाता है। आप लोगों ने आज तक वोट दिया होगा तो बटन दबाया होगा जा करके, है ना, वही वोट दिए हो। सरपंच चुनाव में वोट दिए कि नहीं दिए आप लोग? पेपर वाला नहीं दिए हैं? नहीं दिए हो सर? याद नहीं है? आप तो नहीं थे, 5 साल पहले तो नाबालिग रहे हो सब। सरपंच चुनाव, जनपद चुनाव, जिला पंचायत चुनाव और अगर पंच में चुनाव होता है तो एक व्यक्ति अगर उस दिन वोट देने जाता है तो जो ऐसे स्याही लगाते हैं उसके पहले साइन वाइन कराते हैं, वो व्यक्ति क्या करता है, 5 कलर के उसके पास पेपर होते हैं, पूरे पेपर को फाड़ता है। ये जिला पंचायत का है रखो, ये जनपद पंचायत का है रखो, ये ग्राम पंचायत के सरपंच का है, ये पंच का है। 4-5 लिफाफे ऐसे बड़े बड़े कागज होते हैं, जितने लोग खड़े रहते हैं उसका पूरा नाम, फोटो, निशान, जिस निशान में खड़े हैं उस पूरे पेपर को लेकर के अभी जो बटन दबाने जाते हैं लोग, वैसे ही इस कोने में जाते हैं लोग। जाने के बाद वहां पे एक रबर सील ऐसे थप्पा रखा रहता है और पैड रखा रहता है ऐसे लगाने, उसको ऐसे लगाओगे और जिसको वोट देना है उसके बगल में या उसके ऊपर ही ऐसे लगाते जाओगे। अगर सरपंच को देना है तो सरपंच वाले में 10-15 लोग खड़े होंगे, उस कागज में नाम होगा सरपंच का, जिसको वोट देना है उसकी जगह में क्या लगा दिए, थप्पा। उसको मोड़ना है 4 बार और पेटी रहता है उसमें डाल देना है, पेटी एक ही रहेगा। फिर उसके बाद इसको देखोगे ये किसका है, जनपद में कौन खड़ा है, आपको तो पता ही रहेगा, जागरूक होगे तब, नहीं तो कहीं भी ठप्पा मारोगे। फिर मोड़ना है, फिर डालना है। जिला वाले में भी, जिला में फिर ऐसे ठप्पा मारोगे, फिर मोड़ोगे, फिर डालोगे, उसके बाद आप वापस आओगे। तो आप जब इसको वोट देने जाते हैं गांव में, अगर पंच के लिए आपके इलाके में कोई नहीं खड़ा हुआ है तो आपको 3 लिफाफे मिलते हैं। लिफाफे कहने का मतलब पेपर, उस पर आपको ठप्पा मारना है, मोड़ के डालना रहता है। अभी बता देता हूँ, 2-3 महीने टाइम है, आप लोगों नहीं दिए हो चुनाव में वोट तो कैसे करना है। क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है, विधानसभा लोकसभा जाते हो, है ना, तो पर्ची दिखाते हो, एक जगह साइन कर देते हो, उसके बाद एक कोई स्याही लगा देता है, उसके बाद जाके बटन दबाओ, आ जाओ, यही होता है ना। इसमें बहुत लंबी प्रक्रिया। अगर आप ठप्पा किसी 2 लाइन खींचा हुआ है ऐसे, इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोग जागरूक भी हो जाइए। ये एक्स नाम का व्यक्ति है, वाई नाम का व्यक्ति है, क्रमांक 1 क्रमांक 2 ऐसा लाइन खींचा रहेगा। उसके बाद उसके निशान रहेंगे, एक मान के चलो जैसे पेड़ छाप में खड़ा है और ये स्टार छाप में खड़ा है, तो आपका थप्पा लेकर जाओगे, इस पेपर को रखोगे थप्पा को, तो ऐसे थप्पा लगाना है। इसके यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, लेकिन अगर आपका थप्पा ऐसे लग गया तो चुनाव होने के बाद तुरंत उस पेटी को खाली किया जाता है और जो चुनाव कराने वाले रहते हैं इसको गिनते हैं। अब गिनने के बाद एक्स को वोट मिला है कि वाई को वोट मिला है, स्पष्ट है क्या? तो ये वाला वोट रिजेक्ट, किसी को नहीं जाएगा। इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आप अपने परिवार में बताइए, क्योंकि मैंने वोट नहीं दिया है लेकिन वोट कराया है, 2 बार हो गया पंचायत चुनाव का। गिनती भी कर चुका हूं, वोटिंग भी, तो ध्यान रखेंगे भाई वोटिंग में। वैसे ही नगरीय निकाय में भी आप लोग क्या कर सकते हो, वह आप ग्राम पंचायत में नाम है तो शहर में क्या करोगे, वोट डाल के। अगर शहरी में नाम है तो सेम प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है, यहाँ ठप्पा लगाने वाला, है ना। ऐसे में मशीन रहता तो कितने सारे मशीनों में आप करते, 3 मशीन रखना पड़ता। अगर पंच है और 5 वार्ड है तो 5 मशीन पंचों के लिए और 3 मशीन सरपंच, उप इसमें जनपद और जिला। 10 मशीन लेके आप कहाँ रखोगे, है ना। इसीलिए आज भी वो पेपर को रखो एक जगह, जिसको लगाना है लगाओ, डब्बे में डालो। ठीक, हम लोग कल चर्चा करेंगे अब बहुत बेसिक से मौलिक अधिकार को, मूल अधिकार को हम लोग बात करेंगे। क्या मूल अधिकार होता है, आपको थोड़ा थोड़ा लिखने पड़ेंगे।
मूल अधिकारों के नियमों को। ठीक है, मैथ्स पढ़ना है थोड़ा सा, पढ़ाई लिखाई मन नहीं कर रहा, सिखा बता दो भाई। ये क्वेश्चन हो गया था ना, ये 13 नंबर। इसके बाद अनुपात वाला बचा था, अनुपात से देखते हैं क्वेश्चन आज। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है तथा इसका एलसीएम दिया है 48, तो संख्या कौन कौन सी होगा उसको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। हो गया, दो संख्याओं का अनुपात में दिया है 3:2 तथा इसका एलसीएम दिया है 48, तो संख्या कौन कौन सा होगा वो निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए मानेंगे वह संख्या माना वह संख्या कौन कौन सा हो जाएगा। ये अनुपात में दिया है तो इसको x और x के रूप में लिखेंगे। माना संख्या क्या लिखेंगे, 3x व 2x है। ठीक है, मानेंगे संख्या को x के रूप में, ये 3x लेंगे और इसको 2x लेंगे। ठीक है, फिर उसका एलसीएम कितना दिया है 48, तो इसको लिखेंगे दोनों को गुना करके 6x बराबर 48। ठीक है, तो यहां से x का वैल्यू निकल जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 6 कम 6 और 6 7 42 6 8 48, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो अपने को वो संख्या कौन कौन सी होगा वो निकाल लेंगे। तो संख्या हो जाएगा, कौन सा संख्या था 3x, तो 3 गुणित 8 करेंगे तो 8 दिया कितना हो जाएगा ये 24, 2x तो 2 गुणित 8 करेंगे तो 8 दूनी 16, तो संख्या कौन कौन सी हो जाएगा 16 और 24। हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, ये भी सेम वैसी है, ये भी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का अनुपात में दिया है 5:6 और इसका एलसीएम दिया है 660, तो इसमें छोटी संख्या कौन सी होगा वो निकालना है।
क्वेश्चन लिखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और इसका एलसीएम दिया है 660, तो छोटी संख्या क्या होगा वो निकालेंगे। सबसे पहले मानेंगे माना हुआ संख्या 5x और 6x होगा, 5x और 6x होगा, ठीक है। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके उसके एलसीएम के बराबर में रखेंगे, तो 5 6 के कितना हो जाएगा, ये 30x बराबर हो लेंगे 660, ठीक है। यहां से x का वैल्यू निकाल देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 22 हो जाएगा। तो संख्या कौन कौन से आ जाएगा, फिर संख्या निकालेंगे। 5x तो 5 गुणित 22 और 6x बराबर 6 गुणित 22, 5 दूनी 10 का 0 हासिला 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 110 हो जाएगा ये। फिर ये हो जाएगा 6 दूनी 12 का 2 हासिला 1, 6 दूनी 12 और 13, 132 निकाल लिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एचसीएफ पूछा है। दो संख्याओं के अनुपात में दिया है 5:3 और इसका एचसीएफ दिया है 17, एचसीएफ दिया है 17, तो संख्याएं क्या क्या होगा वो निकालना है। थोड़ा दूसरा ही, इसमें एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो कॉमन है वही एचसीएफ है। तो उसमें क्या कॉमन है, दोनों में, दोनों का वैल्यू x से x से कॉमन है, तो x का वैल्यू सीधा 17 हो जाएगा। इसमें माना वह संख्या 5x व 3x है, ठीक है। अब दिया है एचसीएफ, तो एचसीएफ दिया है 17, तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में जो कॉमन है वही 17 दिया है, जो दोनों में कॉमन क्या है, इसमें x है, तो x का वैल्यू दे दिया है, सीधा 17 दे दिया है, तो संख्या सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। तो संख्या बराबर हो जाएगा 5x, तो 5 गुणित 17, तो 17 पंचे कितना हो जाएगा, 85, और 3x बराबर 3 गुणित 17, तो 17 तिया 51। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में कॉमन रहेगा वही संख्या एचसीएफ होता है। तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, यहां से दोनों का मान रख देंगे तो दोनों का संख्या निकल जाएगा। हो गया ये। फिर ये क्वेश्चन है, सेम है ये भी क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात में दिया है 4:7 और उसका एचसीएफ दे दिया है 17, एचसीएफ दे दिया है 13, तो संख्या क्या क्या होगा वो निकालना है। बनाइए इसको, अभी बनाए वैसे ही बनेगा ये भी।
52 और 91। मानक संख्या क्या हो जाएगा? 4x और 7x। फिर एचसीएफ 13 दिया है तो 4 गुणित 13 कर देंगे और 7 गुणित 13, तो 13 चौक 52 हो जाएगा और 13 सत्ते 91 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अनुपात में 3 संख्या है, 3 का अनुपात दिया है। क्वेश्चन लिखिए, 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और एलसीएम दिया है 2400, तो इसका एचसीएफ क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो इसमें भी अनुपात को पहले संख्या मानेंगे। माना संख्या क्या क्या हो जाएगा? 3x, 4x और 5x है। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो जो संख्या मानी है वो उनका योग कितने एलसीएम के बराबर होता है, और जो इसमें कॉमन है वही उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे जो x का वैल्यू निकलेगा वही एचसीएफ का वैल्यू होगा। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इसमें जो जो कॉमन है वो एचसीएफ होगा। तो 3x धन 4x धन 5x सभी का जो योग होगा वो 2400 के बराबर होगा। ठीक है, तो 5 4 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। नहीं, इसमें थोड़ा दूसरा है। इसका एलसीएम निकालेंगे पहले, 2 मिनट। माना संख्या ले लिए इतना इतना, 3x 4x और 5x, इसका एल संख्या ले लिए। अब इनका एलसीएम निकालेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा? जो होगा वो उसके बराबर होगा, 2400 के बराबर। 3x 4x और 5x का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हम जैसे निकालते हैं पहले वैसे निकाल सकते हैं। 3x 4x और 5x। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे इसका, तो सभी में x कॉमन है तो x पहले ले लेते हैं, ले लेंगे। तो इसमें 3, इसमें 4 और इसमें 5, तीनों अलग अलग संख्या है तो तीनों का सीधा गुना कर देंगे। तो 5 चौक 20 और 20 कितना हो जाएगा? 60। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60x। ठीक है, इसका एलसीएम आया 60x और एलसीएम दिया कितना? 2400, तो दोनों एलसीएम बराबर होगा। अब तो 60x बराबर हो जाएगा 2400। ठीक है, यहां से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 0 0 कैंसिल, 6 चौक 24, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 40। और जो x सही है वही एचसीएफ है। हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, जो एक से कम हाँ यही लास्ट है। एचसीएफ ही पूछा है क्वेश्चन, एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ हो जाएगा 40। एचसीएफ क्या होता है? वो कॉमन संख्या होता है, इसमें कॉमन है एक से, तो एक से का वैल्यू निकाले वही एचसीएफ होगा। हाँ हाँ, ऐसे संख्या नहीं पूछा है इसमें, एचसीएफ पूछा है। संख्या बोलेंगे तो संख्या भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखेंगे।
ये पहले क्वेश्चन बनाए थे कल, वैसी है सेम, इसमें एक्स वाई दिया, उसमें वैल्यू दिया था। दो संख्याओं का एलसीएम x प्लस वाई व एचसीएफ दिया है p इंटू एक्स माइनस वाई। यदि एक संख्या p हो तो दूसरी संख्या क्या होगा वो निकालना है। कल बनाए थे फार्मूला वाले में, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, उसमें वैल्यू को रखते जाएंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। फार्मूला क्या था, एलसीएम इंटू एच एचसीएफ इक्वल टू हुआ था, लिखे थे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो एलसीएम के वैल्यू कितना है x प्लस वाई, तो एलसीएम की जगह x प्लस वाई रखेंगे, एचसीएफ की जगह p x इंटू वाई x माइनस वाई रखेंगे, और पहली संख्या दिया है p, तो दूसरी संख्या अपने को निकालना है। वैल्यू को रखते जाएंगे, x प्लस वाई इंटू इसका वैल्यू दिया है p x माइनस वाई। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया है p, और दूसरी संख्या अपने को निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां से ये p और इधर p दोनों कट जाएगा, ये p कटेगा और ये p कटेगा। ठीक है, तो दूसरी संख्या का वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, और ये फार्मूला में है x प्लस वाई x माइनस वाई का क्या होता है फार्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें लिख सकते हैं इसको, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यही दूसरी संख्या है। हो गया, ये क्वेश्चन लिखेंगे, ये भी पहले फार्मूला से बनेगा जैसे हम लोग पहले बना रहे थे, अभी बनाए वैसी। दो संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3 और उसका एचसीएफ दिया है 12, एलसीएम दिया है 120। तो संख्याएं क्या होगा वो बनाना है, निकालना है संख्या क्या क्या होगा। सबसे पहले इसमें मानेंगे, अनुपात में दिया है उसको संख्या मानेंगे, माना संख्या 2 एक्स और 3 एक्स है। माना संख्या 2 को मानेंगे 2 एक्स व दूसरी संख्या 3 एक्स है, पहली संख्या 2 एक्स हो जाएगा और दूसरी संख्या 3 एक्स होगा। फिर दिया है एलसीएम दिया है एचसीएफ दिया है, तो एलसीएम दिया है 120 इंटू एचसीएफ दिया है 12 बराबर पहली संख्या और ये दूसरी संख्या यही जो माने हैं वो, तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3x, इसमें दोनों का इंटू होगा। ठीक है, अब इसको दोनों गुना में है तो गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, और एक से x का गुना होगा तो x का पावर लग जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर 120 इंटू 12। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। ठीक है, कटेगा ना ये, 6 एकम 6 6 दूनी 12, या इसको नीचे लाके काट सकते हैं या सीधा डायरेक्ट यहीं से काट देते हैं।
अब इसको गुना करेंगे तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, ये 24, 240 बराबर एक्स स्क्वायर। कहीं पे तो मिस्टेक है, मिस्टेक है, मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है थोड़ा सा। यहाँ पे ना 3 की जगह ना 5 है क्वेश्चन में, 5 तब आएगा। क्वेश्चन सुधार लीजिए। तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक। तो अब ये 12 ना काट के इसको 0 0 काट देंगे, इधर का ये 0 काट देंगे, इधर का ये 0 काट देंगे, ठीक है। तो 12 गुणित 12 है, तो 12 144 लिख सकते हैं, या सीधा इसमें एक्स स्क्वायर है तो हमको एक्स का वैल्यू चाहिए तो दोनों में से एक लेना है, इसमें दो दो है तो हमको एक चाहिए तो इसमें से एक ले उठा लेंगे, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, हो गया। ये क्वेश्चन बनाइए, जैसे भी बनाया वैसी क्वेश्चन है ये भी। हो गया, आगे। बंद हो गया। देख रहा हूँ।
कितना है आंसर? बड़ी संख्या निकालना है इसमें। विच हाँ वही चाहिए आंसर तो। ठीक है, देखते हैं इसको। तो सीधा फार्मूला में रखेंगे, पहले मानेंगे संख्या क्या क्या हो जाएगा, एक संख्या x हो जाएगा और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, फिर फार्मूला में रखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम कितना दिया है 168 दिया है और एचसीएफ दिया है 24। ठीक है, पहली संख्या लेते हैं x और दूसरी संख्या दिया है 7x, दोनों का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर और इधर हो जाएगा 168 इंटू 24। डिवाइड करेंगे 7 को इधर, किससे जाएगा 7 एकम 7 और 24 कितने बार में जाएगा, 168 को काट दें सीधा, 168 24 बार में कटता है सीधा। ठीक है, तो यहां से अब x का वैल्यू निकालेंगे तो इधर 24 और 24 है तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 24। x का वैल्यू 24 है तो बड़ी संख्या पूछा है तो 7x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 7 गुणित 24, 7 चौक 28 का 8, हासिल आया 2, 7 दूनी 14 और 14 और 2 16, तो बड़ी संख्या 168 ही होगा, वही निकला है। हो गया। ये क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन लिखिए। दो तीन क्वेश्चन और करते हैं फिर। ठीक है, अब बनाए वैसे ही बनेगा ये भी। इसमें दो संख्या दिया है, उसको एक संख्या मानेंगे 2x और 3x, और एलसीएम में दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का सीधा गुणा करके दे दिया है। कितना क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन का सॉल्व बनाएंगे इसके बाद। दो तीन क्वेश्चन है। हम्म, 5625 आया, वो किसका स्क्वायर है 75 का है, वो 75 का स्क्वायर है। ठीक है, तो उसमें क्या पूछा है क्वेश्चन, और तो संख्याओं का योग कितना होगा वो निकालना है। तो संख्या हम लोग लिए थे, उन संख्या को दोनों को जोड़ देना है, x का वैल्यू रख देना है तो संख्या का योग निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, दो संख्या का अनुपात में मानते हैं तो माना वो संख्या क्या क्या हो जाएगा, माना संख्या 2x व 3x हो जाएगा। ठीक, अब फार्मूला में रख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू
दूसरी संख्या। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करके सीधा आंसर दे दिया है। गुणनफल 33,750 इक्वल टू पहली संख्या लिए हैं 2x इंटू 3x। ठीक है, दोनों को गुणा करते हैं तो ये कितना हो जाता है, 3 दूनी 6 x का स्क्वायर और इधर हो जाएगा 33,750। ठीक है, अब 6 को इससे डिवाइड करते हैं तो 6 कम 6 कितने बार में जाएगा ये, 6 पंचे 30, 3 बचेगा, फिर 6 6 के 36, फिर 1 बचेगा, फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, फिर कितना बच जाएगा 3 और 6 पंचे 30 एक्स स्क्वायर। ठीक, 5,625 आया एक्स स्क्वायर में। तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू ये किसका स्क्वायर है, वर्गमूल है, तो यह है 75 का। ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू निकल गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो जो संख्या माने हैं उनका योग निकाल देंगे। संख्याओं का योग, तो योग क्या हो जाएगा, संख्या था 2x और 3x, तो 2x धन 3x दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाता है 5x। तो x का वैल्यू कितना है 75, गुना कर देंगे 5 में 25 का 5, हासिल आया 2, 5 7 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, 375 होगा। आया, गुना कीजिए ठीक से, 375 ही होगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए। दो संख्याओं का एलसीएम इसके एचसीएफ का 14 गुना है तथा एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया है 600 तथा एक संख्या दिया है 280, तो दूसरी संख्या क्या होगा वो निकालना है इसमें। ऊपर लिख ले क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पढ़िए एक बार। दो संख्याओं का एलसीएम जो है इसके एचसीएफ का 14 गुना है। जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 14 गुना है, तो इसमें सबसे पहले क्या मानेंगे, एचसीएफ को मानेंगे। माना एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स। एचसीएफ को अगर एक्स मानेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। ये 14 गुना है तो 14x हो जाएगा। ठीक, अब क्या बोला है क्वेश्चन में, एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया है 600। ठीक है, तो दोनों का योग करेंगे तो 600 दिया है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू दिया है 600, तो दोनों को प्लस कर देते हैं तो 14x प्लस x इक्वल टू 600 हो जाएगा। तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, ये 15x बराबर 600, तो x से इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 चौक 60। ठीक है, तो x से इक्वल टू हो जाएगा 40। x का वैल्यू आ जाएगा 40। अब
यहां से एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालना है, तो पुराना वाला फार्मूला लगा देते हैं, एलसीएम एचसीएफ वाला। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इसमें वैल्यू रख देंगे। एलसीएफ एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, तो एचसीएफ इसका 14 गुना, तो 14 चौक 56, 560 जो हो जाएगा वो एलसीएम हो जाएगा ना। एलसीएम एचसीएफ का वैल्यू निकालेंगे तभी तो रखेंगे ना उधर, तो एलसीएम का हो एचसीएफ का 40 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 14 गुना, गुना करेंगे 14 चौक 56, 560, वैल्यू को रखते जाएंगे, फिर 560 इंटू 40 इक्वल टू पहली संख्या दिया है 280 इंटू दूसरी संख्या को निकालना है। ठीक है, काटते जाएंगे इसको, ये जीरो कट गया, 4 एकम 4, 4 पंच 4, 4 सत्ते 28, ठीक है, फिर 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, तो दूसरी संख्या निकल जाएगा 80, दूसरी संख्या हो जाएगा 80। आया, ये जीरो काट दिए, ठीक, फिर 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28, ये कट गया, फिर ये 7 को 56 से काटे, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, ठीक है, तो ये 8 और 0 दूसरी संख्या निकल जाएगा 80। हो गया ये, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखिए, अभी बनाए हैं वैसे ही बनेगा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, दो संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ, एलसीएम इसके एचसीएफ का 84 गुना है और एलसीएम और एचसीएफ का योग दे दिया है 680 और एक संख्या दे दिया है 56, तो दूसरी संख्या निकालना है। जैसे अभी बनाया सेम वही क्वेश्चन है, वैल्यू डिफरेंस है बस। सबसे पहले इसमें मानेंगे एचसीएफ, माना एचसीएफ इक्वल टू एक्स लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम हो जाएगा उसका 84 गुना 84x, फिर दोनों का योग करेंगे, एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू 660, तो 84x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 680, ठीक है, तो 84 और एक कितना हो जाएगा 85x इक्वल टू हो जाएगा 680, फिर यहाँ से x का वैल्यू निकाल देंगे, फिर एचसीएफ और एलसीएम का वैल्यू निकालेंगे, फिर दूसरी संख्या निकालेंगे। बन रहा है,
बनाइए, जैसे अभी बनाया सेम वैसे ही बनेगा। माना HCF इक्वल टू मानेंगे x, तो LCM हो जाएगा 84x। ठीक है, इसके आगे क्या करेंगे, एलसीएम एचसीएम का योग दिया है तो योग कर देते हैं। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू दिया है 680। ठीक है, एलसीएम आया है अपने पास 84x प्लस x इक्वल टू 680। तो यहाँ से 84 और एक एक से कितना हो जाएगा 85x इक्वल टू हो जाएगा 680। ठीक है, अब यहां से x का वैल्यू निकालेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, निकाले कितना आया, 8 आएगा x का वैल्यू। किससे डिवाइड किए हो, 5 से करोगे, हाँ तो सीधा 17 से कर सकते हैं। 17 पंचे 85 और 17 दूनी 34, 17 3 का 17 चौक 68, ठीक 40 हो जाएगा। फिर 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। तो x का वैल्यू कौन सा है, HCF का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो एलसीएम उसका 84 गुना 8 का 84 गुना कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 का 2, हासिल आया 3, अठी अठी 64, 64 और 3 कितना हो जाएगा 67, 672। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी संख्या निकालेंगे। दूसरी संख्या निकाले करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। निकाले, दूसरी संख्या कितना आया, LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। LCM का वैल्यू आया है 672 इंटू HCF 8 बराबर पहली संख्या दे दिया है 56 और दूसरी संख्या निकालना है। 8 एकम 8 और 8 सत्ते 56, 7 एकम 7 और ये 7 से कितने बार में कटेगा, कितने बार में कटा है ये, तीन चार सत्तर। दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 96, 7 निया 63, 9 बार में कटेगा, 7 निया 63 और 4, 7 6 42। तो दूसरी संख्या आ जाएगा 96। ठीक हो गया। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, लास्ट सेम है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद नया क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। ये क्वेश्चन लिख लीजिए,
इसमें HCF x मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा 45x, फिर दोनों का योग 45 और एक 46, x इक्वल टू हो जाएगा 1150। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट अपन आगे देखते हैं। HCF इक्वल टू x हो जाएगा, LCM कितना हो जाएगा, ये 45x, ठीक है। फिर दोनों का योग बोला है तो 45 और एक 46x, 46x बराबर क्या लिखेंगे, 1150, ठीक है। यहां से इसको डिवाइड करेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा, यहां से इससे डिवाइड किया, कितना है x का वैल्यू 25, डिवाइड करो ना, 2 से ही डिवाइड करो, छोटी संख्या से डिवाइड करते जाओ, आ जाएगा। 2 2 ने 4 और 2 तिया 6, ये 23 बार में कटा। फिर ये हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10, ठीक है। उसके बाद अब तो इसको 23 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो 23 से कम 23, फिर ये जाएगा 23 के 25 बार में, 25 से गुना कर दोगे तो आ जाएगा ये। पहले 23 दूनी 46 हो जाएगा, 46 में कितना बच जाएगा, ये 4 7 4 11, 115। तो 23 को 5 बार से गुना करोगे तो 115 आ जाएगा, ठीक। x का वैल्यू इतना आ जाएगा, ठीक है। तो HCF कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो LCM कितना निकालेंगे, तो 45 गुणित 25 करेंगे, 25 पंचे 75 का 5 हासिल आया 7, 25 चौक 100, 100 और 7 कितना हो जाएगा, 107। तो 1075 हो जाएगा LCM, निकाले LCM 1075। 225 हो गया ना भाई, ठीक है। अब इसको वैल्यू रख देंगे, LCM HCF कितना है, या सीधा इसको गुना ना करके सीधा डायरेक्ट हम इसको ये गुना ना करके इसको ये रख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा, LCM इंटू HCF इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या LCM कितना आया है, सीधा इसको लिख देते हैं, ये आया 45 इंटू 25 इंटू HCF कितना था 25, पहली संख्या दिया है 125 और दूसरी संख्या अपने को निकालना है, ठीक है। तो यहां से डिवाइड करते जाएंगे, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, 5 से कम 5 और 5 में 25, फिर 45 को 5 से गुना कर देंगे तो दूसरी संख्या निकल जाएगा। 5 में 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225 हुआ। और देखेंगे हो गया। चलो 2 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर। आया, ठीक से करो। इसको रखे तो इसको रखे, 1075 रखे हो तो रखो ना, तो आएगा तो गुना करोगे, इसमें गुना भाग ज्यादा लगेगा, इसको सीधा इसको रख देते तो सीधा कट जाता।
हम्म 125। हाँ, फिर उसको 5 को फिर उसको काटो। हाँ, कैसे दूंगा यार, देख 1075 इंटू ये 25 और इधर है 125। 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 से कम 5, 5 में 25, 215। इसमें कैसे आ रहा है? तो फिर यही तो आना चाहिए। पच्चीस पंचे 25, 5, 5 में 25, 5 में 25 का 5, 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22 आ रहा है भाई। तो वैल्यू तो एक ही आना चाहिए दोनों का। यहीं पे मिस्टेक है क्या ये गुना करने में? 1000 जो 75 लिखे ना, ये 1075 लिखे वो मिस्टेक होगा, तभी नहीं आ रहा है। 25, 25 पंचे 25, 25 पंचे 125 का 5 लिखेंगे, हासिल आया 112 जाएगा, 12 जाएगा, तब 125 होगा ना, यहाँ पे गलत हो गया था ये। फिर 25 चौक 100 और फिर ये 110, 112 आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, 1125 होगा तब पूरा कटेगा। सुधार लीजिए उसको। ठीक हो गया, नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे फिर आगे।